नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूँ अजीत सिंह। चलिए, हम लोगों का एक कुछ पहले का टॉपिक रह गया था, उसको आज हम कवर करेंगे। यानी आज ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी और नॉलेज के भी दृष्टि से, कि आपका जो देश आज़ाद हुआ तो संविधान कैसे बना, क्या भूमिका रहा, क्या कहा गया है, टोटल बात आप आज लोगों को बताऊंगा वो चैप्टर 1 के तहत। तो ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं जिसका नाम है संघ और राज एवं राज्य। आप लोग देख रहे हैं, यानी समझिए कि जब हमारा संविधान बना तो देखिए, आपको बेसिक बात को जानकारी देते हैं। संविधान बना तो इतना बड़ा संविधान है, तो क्या एक ही मतलब उसमें आगे कोई डिवाइड तो क्या किया जाएगा, भाग वाइज, चैप्टर वाइज, अनुच्छेद वाइज, तब तो कुछ उसका निर्धारण किया जाएगा। तो इतना बड़ा बुक कैसे एक ही बार कवर हो पाएगी। इसीलिए उसको संविधान वाले ने 22 भाग में बांट दिया गया। यदि भाग पूछ ले, भाग तो कितना 22 भाग में बांटा गया है हमारे संविधान को। यानी कोई पूछ दे कि संविधान के कितना भाग है, 22 भाग। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग का। ऐसे तो ए बी सी करके यदि पजिट में लिए तो 25 हो जाएगा, लेकिन शुरू में कितना 22 भाग में इसको बांटा गया। अब आप बताइए, भाग तो हो गया, कोई भी बुक होता है उसको आप पढ़ते हैं ना कि हर अलग अलग चैप्टर होता है, तो चैप्टर हो गया, अलग अलग भाग हो गया, कितना 22 भागों में बांटा गया है। अब इसके अंदर अनुच्छेद दिया गया है, तो अनुच्छेद आपसे पूछ दे, अनुच्छेद तो टोटल 395 अनुच्छेद था जब हमारा संविधान बना था। टोटल कितना, टोटल 395 अनुच्छेद मिलता है जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो उस समय कितना, टोटल 22 भाग बनाया गया था, 395 अनुच्छेद बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था ताकि हम लोग को पढ़ने में और जो उसका फॉलो करने में जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसको इजीली हम लोग पकड़ सके। नहीं तो मान लीजिए कि कोई भी बोल दे कि हाँ चलो हमको राज्य की नीति निर्देशक तत्व के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 में। अब पता है तब ना, नहीं पता रहेगा तो पूरा खोजते रहिए। पता है कि चलो भाग 3 में है, भाग 4 में है, तो चलो मिल जाएगा जल्दी। इसलिए इसको बांटा गया है ताकि आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकें। अब आज के मेन क्लास है हम लोग का संघ एवं राज्य। यानी देखिए, हमारा एक अखंड भारत था, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो था देश अलग टूटते चल गए और हमारा देश जो था कुछ घटते क्रम में चला गया। यदि हम पौराणिक बात करें पश्चिम में, तो शुरू में अफगानिस्तान को अलग कर दिया, फिर म्यांमार को अलग कर दिया गया, फिर देश आजाद से पाकिस्तान अलग हो गया। इस तरह से भारत हमारा टूटते चला गया। तो कैसे टूटा, और ये संघ और राज्य क्या होता है, अखंड भारत कैसे भारत टूटता गया, क्या इसका राज्य है, कैसे, पूरी बात को हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज का मेन टॉपिक है संघ और राज्य। देखिए, बेसिक जानकारी के बाद आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संघ और राज्य ये क्या, संविधान का भाग है। तो सबसे पहले बात करें कि संवैधानिक बात करें कि संविधान में कहां से लिया गया है इसे। तो संघ और राज्य का हम वर्णन पूछे, इस समय वर्णन क्या किया गया है, तो वर्णन जो है, वर्णन इसका भाग की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका वर्णन कहां मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम भाग की बात करते हैं। भाग 1 में इसका वर्णन दिया है, संघ राज्य वर्णन भाग 1 में। यही मैं अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद तो 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन किया गया। आप कोई पूछ दे कि संघ और राज्य का वर्णन कहाँ है, तो संविधान के भाग 1 में। तो भाग 1 अनुच्छेद बताओ भाई, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक वर्णन किया गया है। तो आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज अनुच्छेद 1 से 4 यानी चारों अनुच्छेद को बहुत अच्छे से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे हम बात करते हैं अनुच्छेद पहली की। यदि अनुच्छेद हम 1 की बात करें कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, दोस्त, अनुच्छेद 1 जो है हमारा जो भारत है इसका परिभाषा एक तरह से बता सकते हैं कि हमारा भारत क्या है, इसके बारे में बताता है। यानी अनुच्छेद 1 ये बताता है, ये अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। पहला वर्ड लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। आइए, इंडिया दैट इज,
यानी अनुच्छेद ये बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब कि इंडिया जो है वो भारत है और भारत ही इंडिया है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये हो गया इंडिया, ये हो गया भारत। तो इसका इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब इंडिया है वही भारत है और भारत है वही इंडिया है। या तो आप इंडिया कहिए या तो भारत कहिए, बात सेम है। यहां से क्वेश्चन निकल के आती है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान में हमारे देश को कितने नाम से जो वर्णन किया गया है, तो हमारे देश को मात्र 2 नाम मिलता है, एक मिलता है इंडिया और एक मिलता है भारत। तो क्लियर है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, ये बताए दोनों एक ही है। दूसरी बात ये कहता है, यदि इसके बाद कहा गया है सबसे इंपॉर्टेंट कि शैल बी ए यूनियन ऑफ अ स्टेट, शैल बी ए यूनियन, शैल बी ए यूनियन, शैल बी ए यूनियन ऑफ अ स्टेट, ऑफ स्टेट, शैल बी ए यूनियन ऑफ ए स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और ये जो यूनियन वर्ड लगा ना सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका मतलब क्या है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि भारत राज्यों का संघ है। अब समझिएगा यहां ध्यान से, क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश सब यूनियन, यानी हमारा जो भारत यूनियन है यानी राज्यों का संघ है। एग्जाम्पल देख मैं बता रहा हूं, जैसे मान चलिए कि ये हो गया भारत हमारा, ये हो गया भारत, लो भाई ये हमारा भारत हो गया। तो भारत ये जो पूरा जो राज्य ये है, यहाँ पे थोड़ा नक्शा गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं, समझ तो रहे ना। तो हमारे यानी कहने का मतलब कि जो पूरा ये भारत है, यहाँ पूरा स्टेट है यानी पूरा राज्य से मिलकर के बना है। तो यानी क्या कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है यानी यूनियन है। इसका मतलब कि जो यूनियन है यानी जो भी हमारा भारत देश में जो भी राज्य हैं वो सोचेंगे कि भारत देश से अलग हो जाए, अलग होकर अपना एक देश बना ले, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत एक यूनियन है, एक राज्यों का संघ है। तो वैसा नहीं, भारत के अंदर आप टूट सकते हैं, जैसे बिहार से झारखंड टूट गया, आप भारत से टूट सकते हैं, लेकिन अब भारत से अब इसके बाहर अब नहीं जा सकते हैं, तो अलग हमको देश बना दीजिए, अलग दर्जा दीजिए, ऐसे नहीं है। यानी भारत एक संघ है, यूनियन है। तो वही बोला गया कि शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ है। अब आपको हम बताते हैं कि जब राज्यों का संघ है तो कितने प्रकार का राज्य होते हैं भारत में, यहां तक क्लियर आप लोगों को नोट कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत राज्यों का संघ है, ये पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन कहां मिलता है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को। अब देखिए अनुच्छेद 1 ही हमारा चल रहा है, इसमें ये बताया गया है कि 3 प्रकार का राज्य इसमें बताया गया है। कितना, 3 प्रकार का राज्य के बारे में बताया गया है, 3 प्रकार का राज्य बताया गया है। 3 प्रकार का राज्य, पहला कौन सा है भाई, तो पहला ये बताया गया है कि राज्यों का राज्य से, क्या राज्यों का राज्य क्षेत्र, ये क्या होता है भाई, देखिए राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक। दूसरा कहा गया है कि संघ का राज्य क्षेत्र। राज्यों का राज्य क्षेत्र मतलब क्या कि कोई भी राज्य, संघियों का राज्य क्षेत्र यानी संघ द्वारा शासित किया जाता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। क्या, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा कहा गया है अर्जित किया गया क्षेत्र, अर्जित किया गया क्षेत्र। ये समझिए क्या होता है,
पहला 3 प्रकार का राज्य के बारे में बताया गया। कौन? पहला भाई राज्यों का राज्य क्षेत्र, यानी कोई भी राज्य है, बड़ा राज्य है, उसका राज्य के जो दर्जा किया उसका क्षेत्र है, उसको क्या राज्य बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। संघ का राज्य क्षेत्र, यानी जो संघ यानी केंद्र का अधीन आता है उसको क्या? केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा अर्जित किया गया क्षेत्र। अर्जित किया गया क्षेत्र का मतलब समझते हैं, यदि हमारा देश, ये हमारा देश भारत हो गया, ठीक, भारत के अंदर यहाँ देखिए एक श्रीलंका है इसे, ठीक, और श्रीलंका चाहे कि हम भारत में मिल सके और जा सकते हैं तो उसको एक अर्जित कहा जा सकता है। दूसरी बात जैसे कि सिक्किम को भी किया गया था, तो उस प्रकार का जो क्षेत्र होते हैं यानी किसी को अपने देश में मिलाना वो अर्जित हो गया। यहां तक क्लियर है आप सभी को? 3 प्रकार का कौन कौन सा राज्य हो गया? क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए, आगे आपसे मैं ये बता रहा हूं कि इसमें ये कहा गया है, देखिए इसी के अनुच्छेद 1 में ही है। आप एक बताइए बात कि हमारा जब संविधान बना था उस टाइम कितना, हमारे मूल संविधान में कितने राज्य थे? तो उस टाइम मूल राज्यों की संख्या मात्र 14 था। अभी कितना है? तो राज्य बन गए कितना? 28 और केंद्र शासित प्रदेश बन गए कितना? 8। यानी हमारा संविधान जब बना उस टाइम मात्र 14 राज्य थे, अब टूटते गए, अलग अलग राज्य का निर्माण होते गए, अभी कितना? 28 हो गए। तो आप एक बताइए, आखिर जब कोई राज्य टूटकर नए राज्य बना तो उसका कोई वर्णन तो मिलेगा ना भाई? आखिर जब कोई राज्य टूटा बना तो वर्णन का संविधान में होना चाहिए। तो उसका यदि वर्णन की बात करें कौन सा राज्य कहाँ आता है तो अनुच्छेद 1 ही बताता है कि कौन सा राज्य कहाँ आता है। इसके लिए राज्यों के पहली अनुसूची में वर्णन किया जाएगा। कहाँ? इसका मतलब वर्णन जो है राज्य का वर्णन ये पहली अनुसूची में मिलेगा। राज्यों का वर्णन, राज्यों का वर्णन जो है पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची में की गई है। आप अनुच्छेद बोल दिया भाई कि भारत राज्यों का संघ है। अब राज्यों का कौन कौन सा राज्य है इसके लिए क्या किया जाएगा? तो इसके लिए एक अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है, कौन कौन सा राज्य है पूरा जानने के लिए आप यहाँ राज्यों का वर्णन पहली अनुसूची में जाइए, वहां पर फर्स्ट में लिखा गया है कि कौन कौन सा राज्य है। अभी तो राज्यों का वर्णन कहाँ मिलेगा? राज्यों की पहली अनुसूची में। कौन कहता है? अनुच्छेद 1 बताता है। तो अनुच्छेद 1 समझ ले आए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अब एक बात बताते हैं आपको, एक बात बहुत रोचक जानकारी है दोस्त। हम बात करते हैं कि अपना इंडिया यानी इंडिया का बात करते हैं कि इंडिया के नाम जैसे इंडिया कैसे पड़ा। तो देखिए एक बहुत पहले की बात है कि जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक। यहां से 2 चीज का बात मिलता है, ये कहीं मतलब लिखित प्रावधान संविधान में नहीं है लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दिया। एक जम्मू कश्मीर साइड से होते हुए एक नदी निकलती है जो पाकिस्तान होते निकल जाती है, जिसका लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो सिंधु नदी है, वो बहुत पहले की बात है, नदी बहुत पहले की है। तो सिंधु घाट जब नदी है वहां से जब बहती थी तो उस नदी को क्या सिंधुस्तान कहा जाता था। सिंधु नाम से क्या हुआ? सिंधुस्तान। सिंधुस्तान, और सिंधुस्तान के नाम से ही जाकर हमारा देश का नाम हिंदुस्तान आया है। हिंदुस्तान सिंधु नदी गति, सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? सिंधुस्तान। सिंधुस्तान से हिंदुस्तान कैसे बना? रीजन यह था कि सिंधु नदी का बहती थी, उसको सिंधुस्तान कहा जाता था। और वहां के जो लोग रहते थे वो स्व के ह के रूप में उच्चारण करते थे। एग्जाम्पल देखिए, अभी आसाम का जो लोग हैं, जो आसाम लोग से बिलोंग करते हैं, उन लोग को च वर्ड बोला, च नहीं बोला, च के स बोलता है लोग, क्योंकि हर अपने राज्य का अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग उच्चारण होता है। तो जैसे आसाम के लोग बोलिएगा चाय बोलो तो चाय की साय बोलेगा, यानी च का स बोलता है। वैसे ही स को लोग ह बोलता है, माने तो वैसे ही हिंदुस्तान से क्या बना? हिंदुस्तान। अब हम बोलते हैं इसी नदी का एक और नाम है इंडस। क्या? इंडस। जैसे हम लोग सिंधु घाटी पर जब पढ़े थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता अभी आगे पढ़ेंगे जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे थे। तो वहां एक सिंधु नदी के क्या बोले? इंडस कहा जाता था, और इंडस से ही इसका नाम इंडिया पड़ा है। इंडिया ये कहीं मिलता नहीं है, ये जो कहा गया है। लेकिन क्या बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लैंड दिया गया नाम है, तो वो तो बात
क्या सही है वो क्लियर नहीं है, बट जो हम लोग को जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार मैं बोलता हूँ, लेकिन इसका ये कहीं लिखित प्रमाण नहीं है, आपको जानकारी की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1 तो कंप्लीट हो गया, अब अनुच्छेद हम 2 के बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है भाई? तो देखिए अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद द्वारा नए राज्य को अर्जित किया जा सकता है। समझिएगा ध्यान से, ये कहता है कि संसद द्वारा नए राज्यों को किया जा सकता है। क्या कहता है कि संसद द्वारा नए राज्य को अर्जित किया जा सकता है। अब मैं एक बात बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से कैसे। ये हो गया हमारा भारत टूटा फूटा, मतलब ये हो गया हमारा भारत, ये हमारा भारत हो गया, लगभग आपको नक्शा बता रहा हूं। यहां पे एक था सिक्किम, सिक्किम था यहाँ पे, सिक्किम जो था एक दूसरा राज्य बना करता था। जो सिक्किम था भारत के अंदर ही है, सिक्किम एक अलग ही राज्य हुआ करता था, राज्य नहीं देश हुआ करता था। और देश हुआ करता था क्या, सिक्किम का मतलब एक अलग ही देश हुआ करता था। तो बहुत पहले की बात है कि यहाँ का लोग, इधर चाइना क्षेत्र मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा तिब्बत मिलेगा। तो चाइना का जो लोग था वो तिब्बत पर आक्रमण किया और वहां का ऐसी की तैसी कर दी। वहां पर आक्रमण करके उसे एक घर के 4 परिवार थे, तो एक के भेज दिया इधर, एक का भेज दिया इधर, एक का भेज दिया इधर, चाइना वाला किया, तिब्बत पैसा। अब ऐसा करा तो जो सिक्किम था वो क्या बोला कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, जब ऐसा उसको कर रहा है तिब्बत को, तो मैं तो उसके पास में हूं, मेरा भी नंबर आ सकता है। तो एक सिक्किम था वो डर करके भारत के पास आया, और भारत के पास आया और इसने बोला कि आप अपने ही देश में मेरे को मिला लीजिए। तो भारत, तो भाई जब किसी के पास कोई चल जाएगा, तो भारत ऐसा देश नहीं है, बहुत ही दयालु देश है, तो उसको बात नहीं मानेगा। बोला ठीक है आप मेरे में आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मिला सकते हैं। लेकिन सिक्किम ने बोला कि मिल जाएगा, लेकिन एक बात है कि जो चाइना में काम कर रहा है मेरे ऊपर जैसे कि तैसे, वो जैसे यहाँ कर रहा है वैसा मेरे पर तो नहीं कीजिएगा ना। भारत बोला कि नहीं, हम सभी को एक समान मानते हैं, समान अधिकार देते हैं, ऐसा नहीं होगा, आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। तो फिर क्या किया गया, एक वर्ष है कब, 16 मई 1975 को, शायद 16 मई, हाँ 16 मई 1975 की बात है, सिक्किम को मिला लिया गया। कहां, सिक्किम को 16 मई 1975 को सिक्किम को मिला लिया गया और भारत का 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बना। यानी भारत का 22वां राज्य कौन है, सिक्किम है, जो कि सिक्किम एक अलग ही अपना देश हुआ करता था। और भारत में मिलने के लिए उसने बोला, तो भारत ने उसको एक्सेप्ट करके अपने ही देश में मिला लिया। और आज का भी लोग है जो सिक्किम के लोग है, देखिए हमारा जो भारत है देश, वो सिक्किम के लोग से कोई भी मतलब गलत व्यवहार नहीं करता है, कोई भी अलग से उनके लिए कुछ जैसे होता है नफरत टाइप, ऐसा कुछ नहीं है। भारत अपने ही एक अपराज्य हो गया सिक्किम, तो कोई भेदभाव आ गई है। जैसे आज हम लोग जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लोग रहते हैं, वहां भी समान अधिकार दिया गया है। लेकिन वही जब भारत में नहीं मिलता, तो ये बात कन्फर्म था कि चाइना ने उसे जैसे ऐसा का तैसा कर देता, लेकिन उन्होंने आशा किया कि मिल गया। लेकिन वही कहता है अनुच्छेद 2 कि संसद द्वारा नए राज्य को अर्जित किया जा सकता है। जैसे भारत, ये सिक्किम को नए राज्य बनाया गया, मिला करके नए राज्य को अर्जित हुआ, नए राज्यों को अर्जित किया गया, जो सिक्किम था 22वां राज्य बना। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद द्वारा किसी नए राज्य को अर्जित किया जा सकता है, मिला दिया जा सकता है। एग्जाम्पल में सिक्किम आप लोग देख रहे हैं, यहां तक सभी लोग क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए दोस्त, आप लोग केवल बने रहिए वीडियो में,
पढ़ा दूंगा ऐसा ना कि जिंदगी में नहीं भूलिएगा। खाली बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखिए। समझाना तो मेरी काम है और समझाने की गारंटी फुल मैं लेता हूँ यार। जब कोई टीचर समझाने की गारंटी लेता है तो पढ़ने में क्या है, पढ़ो लास्ट तक देखो, नहीं समझ में आएगा तब ना। कितना अच्छा से डिफाइन करके समझा के बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद आता है 3, इसके बाद अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 3 आता है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण एवं नए राज्यों का निर्माण एवं नाम व सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण करेगा या उसका नाम या सीमा में परिवर्तन करेगा। यानी संसद द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण, समझिएगा लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छा से ये क्या होता है नए राज्य। संसद द्वारा किसी नए राज्यों का निर्माण, संसद द्वारा किसी नए राज्यों का निर्माण एवं नाम व सीमा में, नाम व सीमा में परिवर्तन। यानी अनुच्छेद ये कहता है कि संसद द्वारा किसी नए राज्यों का निर्माण करेगा एवं उसके नाम तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद का। लेकिन नोट में एक बात याद रखिएगा, ये जो भी काम करेंगे ना, जो भी ये काम करेंगे, नोट राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति की परामर्श से। अब समझिएगा ध्यान से इस टॉपिक को। क्या मैंने क्या बोला कि संसद द्वारा किसी नए राज्यों का निर्माण होगा एवं नाम व सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, कौन, राष्ट्रपति के परामर्श से। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पे ये हो गया हमारा भारत, ठीक। ये हो गया हमारा भारत। अच्छा नहीं बना क्या? तो और बेकार बन गया भाई। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा भारत, ये हमारा भारत हो गया, ठीक। लगभग टूटी फूटी बता रहे हैं, तो अच्छा से नहीं बन पाया है। अब बात बताइए, क्या कहता है कि संसद द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण, यहां हुआ करता था पहले बिहार, और बिहार से टूट करके ये हो गया बिहार, और टूट करके झारखंड बन गया। यानी क्या, संसद द्वारा किसी नए राज्यों का निर्माण हो गया। पहले बिहार था, लेकिन नया राज्य कौन बन गया, झारखंड बन गया 2000 ईस्वी में। तो क्या, संसद द्वारा किसी नए राज्यों का निर्माण, नया राज्य बन गया झारखंड, ठीक। अब क्या कहता है कि निर्माण एवं नाम व सीमा में परिवर्तन, यानी आपको सोचिएगा झारखंड के नाम चेंज कर दिया जाए, झारखंड का नाम चेंज करके रख दे जमशेदपुर पूरा जमशेदपुर शहर है, लेकिन वैसा ही कुछ नाम अलग ही रख दिया जा सके तो उसको मतलब कर सकता है, नाम चेंज कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ देखिए ना, इलाहाबाद का प्रयागराज नाम रख दिए, रखे ना जी, तो क्या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी राज्य का नाम, जैसे राज्य का नाम चेंज करना है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को चेंज करके रख सकते हैं कि कोई भी राज्य, योगी प्रदेश, एक जब बात कर रहे हैं तो हो सकता है। अब किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, संसद के यह अधिकार दिया गया है, ऑलरेडी संविधान में वर्णन है। तो क्या समझे कि संसद द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण, जैसे बिहार से झारखंड नए राज्य बन गया, नाम जैसे इलाहाबाद से क्या प्रयागराज बन गया, एवं सीमा में परिवर्तन। सीमा यानी किसी भी राज्य, बिहार के यहाँ तक सीमा लगता है ना, तो अब लगता है संसद का नहीं, झारखंड में और होना चाहिए, तो सीमा में और बढ़ा देगा, थोड़ा सा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, संसद को है। लेकिन ये राष्ट्रपति के से परामर्श लेंगे,
किससे? राष्ट्रपति से परामर्श लेंगे। अब परामर्श देखिए, और राष्ट्रपति भी बाध्य है। राष्ट्रपति ये कहने के लिए है कि राष्ट्रपति से परामर्श, सिर्फ उन राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है क्या हम उस नाम राज्य को हमने एक नए राज्य बनाने जा रहे हैं या उसका नाम चेंज करने के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति को सूचना दे करके ये काम किया जाता है। जैसे बिहार झारखंड हो गया, तो झारखंड राज्य बनाने के लिए सिर्फ बताया गया। एग्जाम्पल में यूपी से उत्तराखंड बना, उत्तराखंड पहले यूपी उत्तराखंड एक ही में रहते थे, उत्तराखंड बन गया। तो पहले यूपी था, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बन गया, नई राज्य बना ना जी। तो वही अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है और उस राज्य का नाम हो तो नाम चेंज किया जा सकता है तथा सीमा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक हमको बात याद आ गया, ये जो वर्ड है ना, नाम चेंज किया जा सकता है, नाम। एक बात है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा था, हैदराबाद में एक आए थे, नाम तो नहीं बताएंगे नहीं तो लोग बोले कि देखो मतलब नाम नहीं बताया कि नहीं समझिए, कि जब तेलंगाना में चुनाव हो रहा था तो कि बहुत ही अच्छे मिनिस्टर के जो कि लोकसभा का सदस्य हुआ करते हैं, आज भी हैं, आए थे प्रचार के लिए हैदराबाद में। और यहाँ पर मुस्लिम की थोड़ा ज्यादा जनसंख्या है, तो वोट बनाने के लिए क्या बोल रहे हैं कि किसी की औकात है तो हैदराबाद के नाम चेंज करके दिखाइए। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। मैं ये सुना जब यूट्यूब पर उसका भाषण सुना तो मैं बोला है क्या बोला, हैदराबाद का नाम चेंज नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो अनुच्छेद 3 नहीं पढ़ा है, पॉलिटी नहीं पढ़ा। ऑलरेडी संविधान में वर्णन है कि नाम तथा सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, और ये वोट बनाने के लिए बोल रहा है कि हैदराबाद का नाम ही चेंज कभी नहीं होगा। तो वो सब पॉलिटिक्स मैटर है, उसमें नहीं जाना है, बट आपको याद आ गया था, समझाने के लिए बता दिया। तो ऐसे है, यानी कि अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी भी नए राज्य का निर्माण करेंगे तथा उसका नाम और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति को सूचना दे करके। क्लियर है यहां तक सभी लोग को? अनुच्छेद 3 खत्म हो गया। अब आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 आता है, देखिए अनुच्छेद 4 में क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कोई बड़ा नहीं है, मैं आपको समझ लीजिएगा, बस इतना है। अनुच्छेद 4, अब देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर रहा है तो राष्ट्रपति जो है इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। समझिएगा, कहता है कि संसद जब अनुच्छेद 2+3 ना, अनुच्छेद 2+2 एवं 3, जब अनुच्छेद 2 एवं 3 का प्रयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा हो तो राष्ट्रपति, यदि संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रहा है तो राष्ट्रपति विरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। इसका मतलब कि संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर रहा है, 2 समझिए, यानी किसी भी संसद द्वारा किसी 2 क्या कहता है कि किसी भी राज्य को अर्जित कर रहा है, जैसे सिक्किम को अर्जित किया गया, तो यदि संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर रहा है, यानी किसी भी राज्य को अर्जित कर रहा है तो राष्ट्रपति उसका विरोध नहीं करेंगे। मैं देखिए, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करेंगे ही करने हैं, यानी राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं, यहां भी समझाएंगे कैसे। तो विरोध नहीं करेंगे, या किसी भी राज्य को यदि नए राज्य का निर्माण कर रहा है संसद, नए अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अनुच्छेद नए राज्य का निर्माण करना है, नाम में बदल रहा है, सीमा में परिवर्तन कर रहा है, तो क्या राष्ट्रपति उसका विरोध नहीं करेंगे। समझे, यदि करेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कारण कि संसद जो है सिर्फ इसको 50% + 1 बहुमत इसका मिल गया तो काम कर सकता है, 50% + 1 बहुमत, यानी संसद जो है 50% 1 बहुमत उसको मिल गया तो किसी भी राज्य के नाम चेंज करना, उसका सीमा चेंज करना, राज्य बनाना, किसी को अपने में मिलाना, सिर्फ ये कर सकता है 50% + 1 बहुमत से। इसलिए बोला कि राष्ट्रपति इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ाएंगे तो उसका 50% 1 बहुमत होगा तो ऐसे भी करेगा। यानी कि
50% बहुमत से यदि पास कर देगा तो काम होगा। राष्ट्रपति बाध्य है इसमें सिग्नेचर करने के लिए। राष्ट्रपति बाध्य है कि किस लिए भाई? सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति बाध्य है सिग्नेचर करने के लिए। हाँ, यदि संसद बोल देगा मैं राज्य बनाने जा रहा हूं तो सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका 50% बहुमत हो गया है। रीजन, कोई भी लोकसभा की बात करे तो किसका सरकार कब बनेगा? जब 50%+1 बहुमत है तो सरकार बन जाएगा। जब सरकार है ये है ऑलरेडी 50%+1 बहुमत है तो आराम से उसको पास कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएंगे, सिर्फ राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, उनको सूचना दिया जाएगा और वहां पे काम किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। और चार्ज खत्म हो गया आप लोगों को, और 6 चार्ज खत्म, अब 1 से लेकर 4 तक खत्म। अब हम बताते हैं कि हमारा जो अखंड भारत है, ये बताएंगे जब हमारा अखंड भारत है तो कैसे कैसे अखंड भारत से टूटता गया और हमारा जो भारत का प्रेजेंट लोकेशन क्या है वो समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारा भारत बहुत ही बड़ा था। तो एक वर्ष आता है 1893। 1893 में हमारे देश से अफगानिस्तान को अलग किया गया। किसका? अफगानिस्तान को अलग किया गया और डुरंड रेखा खींच दी गई। डुरंड रेखा खींच दिया गया, यानी हमारा देश से 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान अलग हो गया। तो देखिए हमारा दोस्त कितना बड़ा था भारत, का अफगानिस्तान अलग कर दिया गया। फिर एक बात आता है 1935। 1935 में आप बर्मा जानते हैं, बर्मा जिसको अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 1935 में बर्मा को अलग कर दिया गया। किसको? बर्मा, इसको प्रेजेंट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है 1947। 1947 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। 1947 में किसको? कैंसर को हटा दिया। कैंसर के समान ही तो था पाकिस्तान, कोई बात नहीं, ये अलग हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब ये समझ रहे कि हमारा भारत कितना बड़ा था, जैसे जैसे आया गया वैसे अफगानिस्तान अलग हुआ, ड्रोन रेखा खींच दिया गया, बर्मा अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, और वहां पे रेड खलीफ नाम के व्यक्ति थे, उसका सीमा का निर्धारण करते थे, उसका इसीलिए रेड खलीफ रेखा खींचा गया। अफगानिस्तान के साथ कौन सा रेखा होती है? डुरंड। पाकिस्तान के साथ रेड खलीफ। और हमारे जो एक अखंड भारत बना था ऐसे टूटता चला गया, और आगे समझा रहे हैं कि कैसे टूटा। यदि हम लोग इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं इसको आपको समझाता हूं। इसको नोट कीजिए पहले। चलिए देखिए दोस्त, यहां तक तो सभी लोग को समझ में आया। अब हम आगे चल के बात करते हैं क्या कि हमारा जब भारत आजाद हुआ उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी। तो देखिए जब बात करें मूल संविधान में, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल संविधान में 14 राज्य था। यानी मूल संविधान में टोटल कितने? 14 राज्य का ही व्याख्या वर्णन था। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय मात्र 14 राज्य मिला था। अभी में टोटल 28 हो गए हैं अभी वर्तमान। यानी मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? 14 राज्य। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितने राज्य थे, तो 14 राज्य। और वर्तमान में तो आप लोगों को पता ही है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। देखिए तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम हम पाकिस्तान की बात करें तब पाकिस्तान को टोटल 13 देशी रियासत मिली थी। 13 देशी रियासत लेकर के यहां से अलग हो गया। ये जो हमारा पाकिस्तान था, यहां से पड़ेगा आपको, यहां से ऐसे होते हुए ऐसे, यहाँ ये पाकिस्तान है, वो 13 देशी रियासत के साथ अलग हो गया। हम बात करते हैं पाकिस्तान की। कितना? 13।
13 देसी रियासत। पाकिस्तान कितना 13 देसी रियासत के साथ अलग हुआ। और हम भारत की बात करते हैं भारत। तो भारत में टोटल 552 थे। भारत में कितना टोटल 552 देसी रियासत था। लेकिन प्रॉब्लम कब हुआ हमारे भारत में, जब भारत में जब हो गया तब भारत को 13 देसी रियासत इधर दे दिया 13, तो जाकर के अपना अलग हो जाओ, अलग राज्य बना लिए 13 लेकर के, ऐसे सीधा सीधा लिखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। 13 ये हो गया पाक, ये हो गया भारत। भारत में कितना टोटल 552। भारत का टोटल 552 देशी रियासत, पाकिस्तान में कितना 13 मिला। अब ध्यान समझिएगा, तो 13 से अलग हो गया, लेकिन भारत में जो 552 जो देशी रियासत था, भारत में टोटल 552 देशी रियासत, तो उसमें 3 गो था वो नौटंकी करने लगा। देशी रियासत मतलब जो अलग अलग टुकड़े में हमारा भारत बटा हुआ था हमारा जब ब्रिटिश काल के दौरान भारत कई टुकड़े हो गए थे ना, वो लोग आने के बाद इसको यहाँ बांट दिया, उसको ऐसे विभाजित करते कई टुकड़ों में भारत बट गया था। तो उस टुकड़ों में से जो कि ज्यादा मुसलमान का इधर क्षेत्र था उसको अलग कर दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया और भारत इसको बना दिया गया। लेकिन जब अंग्रेज जब बंटवारा करके गए इधर से, जब चला गया जब यहाँ से, और इसका जब बंटवारा हो गया अलग पाक का, तो उस पूरा देशी रियासत था उसमें एक निर्धारण किया गया। उस अंग्रेज ने मतलब पंगा करके गया, उसने ये बोला कि जितना भी देशी रियासत है वो स्वतंत्र है, जिसका मर्जी जहां वो रह सकता है। तो जब यहाँ बंटवारा हुआ तो कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि लाइन खींच के तो बंटवारा हो गया, लेकिन कुछ लोग का पाकिस्तान में घर है और खेत पधार इंडिया में है। इंडिया वाला को घर है यहाँ पे, खेत पधार है पाकिस्तान में। किसी का इंडिया में घर है तो उसका दलान है या दरवाजा उसका जो आगे का घर है वो पाकिस्तान में है। ऐसे हो गया, क्लियर नहीं हुआ, तो वो तो अलग अलग मैनेज हो गया। लेकिन उसने एक पंगा का फंसा गया कि सभी रियासत जो है वो स्वतंत्र है, जिसका जो मर्जी वहां जिसमें मिल सकता है। समझिएगा, जितना भी रियासत है वो जिसका मन करे इंडिया मिल सकता है, जिसका मर्जी करे पाकिस्तान मिल सकता है, और जिसका मर्जी करे हम स्वतंत्र रहेंगे वो अपना स्वतंत्र रह सकता है। क्या ये अंग्रेज ने ये बना कर गया? ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। जब बंटवारा हुआ तो अंग्रेज ने पंगा कर गया, क्या बोला कि जितना भी देशी रियासत हैं वो स्वतंत्र है, जिसका मर्जी करे वो इंडिया में रहेगा, जिसका मर्जी करे पाकिस्तान में रहेगा, और जिसका मर्जी करेगा कि ना हम इंडिया में जाएंगे ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, वो भी कर सकता है। ये बना करके तो चला गया। जाने के बाद जब ये बंटवारा हुआ तो भारत में टोटल 552 देशी रियासत जब शामिल किया गया तो 3 गो उसमें नौटंकी करने लगा। 3 गो नौटंकी कौन कौन करने लगा भाई? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तीनों का हम फंडा बताते हैं। 552 में से 3 गो नौटंकी करने लगा, तो टोटल कितना 549 तो शामिल हो गया, 549 ही शामिल हो गया। जब बंटवारा हुआ तो जितना भी भारत में था लोग 552 में से 549 शामिल हो गया। ये 3 गो था, यही नौटंकी करने लगा। 3 गो नौटंकी करने वाला कौन कौन भाई? तो पहला पर आता है हैदराबाद, पहला पर हैदराबाद। अब हैदराबाद के सुनिए क्या नौटंकी करा। अब हैदराबाद जब ये बोला अलग देशी रियासत था, अब अंग्रेज तो बोल गया था कि अब स्वतंत्र है, जहां मर्जी वहां मिले, तो आपका इंडिया के मैप के लोकेशन में यहाँ आपको मिलेगा ये हैदराबाद, यानी आंध्र प्रदेश पहले पड़ता था, यहाँ हैदराबाद है। कौन? हैदराबाद। अभी हैदराबाद वाला क्या बोल रहा है कि नहीं हम भारत में नहीं रहेंगे, हम जाकर पाकिस्तान में मिलेंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे। अरे मूर्ख, सोचो कि तो यहाँ पर है और जाकर पाकिस्तान में मिलेगा, कैसे तो मिल पाएगा? मिल पाएगा? अब यहाँ पर पड़ोस में रहता सटा हुआ तो चलो भाई निर्धारण कर दिया जाता, और बीच में उसका पाकिस्तान में कैसे मिलेगा? वो फिर पाकिस्तान से आना जाना पूरा हो जाता, बहुत लफा हो जाता। लेकिन हैदराबाद वाला मानने के तैयार नहीं था। जो हैदराबाद का देशी रियासत था उस टाइम वो मानने के तैयार नहीं, हम पाकिस्तान में मिलेंगे।
उस टाइम हुआ करते थे हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इसको मिलाने में, देशी रियासत को मिलाने में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, ये लोग बहुत अच्छा भूमिका निभाए थे। तो पटेल जी बोले, नेहरू जी बोले पटेल जी से कि पटेल जी कुछ तो गड़बड़ है, आखिर कैसे पॉसिबल है। तो इसको मिलाने के लिए, हैदराबाद को मिलाने के लिए एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो में क्या था, तो ये पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई की गई। देखिए, नाम करने के लिए पुलिस है, लेकिन यहाँ आर्मी को भेजा गया था जबरदस्ती मिलाने के लिए। वो नटंगी कर रहा था, नहीं जाएंगे, मेरा अब्बा बोल के गए वहां कि मैं अमन अंग्रेजों बोल गया मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र मिलूंगा, लेकिन क्या पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो में हुआ क्या कि पुलिस कार्रवाई हुई, यानी पुलिस के बल सहयोग से हैदराबाद को लास्ट में मिलाया गया। तो आपसे कोई पूछ देगा कि हैदराबाद को देशी रियासत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो कौन सा ऑपरेशन नहीं, पोलो ऑपरेशन चलाया गया। पूरा ऑपरेशन क्या था, तो पुलिस द्वारा कार्रवाई करके अपना देशी रियासत में इसको मिलाया गया, नहीं तो बहुत नौटंकी हो रहा था यहाँ पे। अब हम दूसरा बात करते हैं, ये तो हो गया। अब दूसरा बात आता है जूनागढ़। जूनागढ़ ये पहले क्या, ये गुजरात के भाग हुआ करता था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जूनागढ़ यहाँ का राजा थे मुसलमान, राजा थे यहाँ का जूनागढ़ का मुसलमान राजा थे। और इसने जब मुसलमान भाई, जूनागढ़ का राजा मुसलमान, तो वो भी क्या बोले कि मैं भी जाकर के मिल लूंगा पाकिस्तान में। और भाई बताइए, जूनागढ़ के राजा मुसलमान थे और वहाँ जो पब्लिक थे, जो वहाँ के जो प्रजा थे, पब्लिक था वहाँ का, वो हिंदू था। अब हिंदू था पब्लिक और राजा मुसलमान था, राजा मुसलमान हो जाते बोले हम पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन वहाँ का पब्लिक हिंदू थी। तो यहाँ पर एक पंगा हो गया। पहला तो हो गया हैदराबाद वाला मामला क्लियर हो गया। जूनागढ़ वाला मामला आया तो भाई ये भी बोला पटेल साहब की, तो लग रहा है लफड़ा वाला बात है, क्योंकि पूरी यहाँ का जनता है जो हिंदू है और ये राजा मुसलमान पाकिस्तान भी लेना चाहता है। एक काम करते हैं कि ना आपकी बात ना मेरी बात, हम लोग जनता से ही पूछ लेते हैं, यानी जनमत संग्रह कर लेते हैं, जनता द्वारा वोट कर देते हैं। तो जूनागढ़ का जनता द्वारा वोटिंग किया गया, जनता द्वारा वोटिंग, जनता द्वारा वोट किया गया, जनता द्वारा वोटिंग की गई, जनता द्वारा वोटिंग किया गया। और जब जनता द्वारा वोटिंग हुआ तो 90% जनता, 90% जनता भारत में रहने का हुआ। भारत में जब वोटिंग कराई गई जूनागढ़ में, तो जनता द्वारा वोटिंग किया, जो 90% जो वोट है भारत में रहने के लिए आया। और पटेल साहब, पंडित जवाहरलाल बोले कि देख लिया, तुम्हारी जनता कहाँ रहना चाहता है, भारत में, ये पॉसिबल नहीं है, तुमको भारत में रहना है। और वोटिंग के आधार पर ही इसको भारत में शामिल किया गया। इसको जनमत संग्रह कहते हैं, जनमत, अपना जनता द्वारा मत देके इसको जनमत संग्रह कहेंगे। समझिएगा, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। जन माने जनता, मत माने वोट देना, जनता अपना मत दे करके इसको यहाँ पर किया गया। तो पूछेगा कि जूनागढ़ को किस मतलब कैसे इसको अपने देश से मिला गया, तो जनमत संग्रह द्वारा, जनता द्वारा वोटिंग करके अपने देश में इसको मिलाया गया, क्योंकि वहां के जनता ही वोट देकर यहाँ भारत में रहेंगे। अब आगे चलते देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब अंग्रेज तो कहा के चला गया कि सब लोग स्वतंत्र है, तो ये तो बोलता था कि हम पाकिस्तान मिलेंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर ये जो राज्य है, ये जो आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य है। और जम्मू कश्मीर वाला क्या बोल रहा है कि ना ही हम भारत में मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, अपना स्वतंत्र अपना देश बनाएंगे। और भाई गजब का मुद्दा है। अब भाई बोल कर भी गया था, तो बोला ठीक है अपना भाई बना ले, स्वतंत्र राज्य बना ले। तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए बोला, कौन, जे.एंड.के स्वतंत्र देश बनाने के लिए बोला। और वहां के राजा थे हरि सिंह।
वहां के राजा थे हरि सिंह और उनका एक प्रधानमंत्री करते थे शेख अब्दुल्ला, उनका प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री का नाम क्या था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। अब क्या हुआ कि राजा हरि सिंह ने बोल दिया कि अपना जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो चलो भाई, अपना उसका पहले से बोला भी गया था। तो क्या हुआ कि वह उसका प्रधानमंत्री था कौन? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने बोला ये कोई बात नहीं, इससे भी सपोर्ट किया शेख अब्दुल्ला ने कि चलो एक अपना अलग देश बना दिया जाए। और शेख अब्दुल्ला का ये मतलब व्यू था कि आगे चल के कुछ दिन को जब पूरा देश बन जाएगा तो हरि सिंह क्या है 10 साल के बाद इनको निपट देंगे, अपना यहाँ शासन करेंगे। अब जो भी सोचता है वैसा कुछ था। तो अलग अपना एक प्रांत बना दिया राजा हरि सिंह ने, ना ही भारत ना ही पाकिस्तान में। फिर हुआ क्या कि बना लिया तो पाकिस्तान वाले ने इस पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, किस पे? जम्मू कश्मीर पे। और अत्याचार करके लगभग इतना 30% भाग जो है कब्जा कर लिया, जिसको पीओके बोलते हैं, पीओके। समझिएगा कि हमारा देश में आज भी पीओके के जो बात है क्यों चलता है मुद्दा। भारत कहता है कि मेरा है, पाकिस्तान बोलता है कि मेरा है। क्यों चलता है मैं आपको वो समझाता हूं, क्लियर यहाँ पर मैटर हो जाएगी। तो जब यहाँ पर जब ये अलग देश प्रांत बन गया तो ये जो पाक उड़ा था ये जम्मू कश्मीर पे आक्रमण करना शुरू कर दिया और आक्रमण करके अत्याचार शुरू कर दिया। करीब 30% से ऊपर भाग जो था जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लिया पाकिस्तान वाला ने। अब वहां का राजा हरि सिंह अब देखे कि भाई तो बस के बात है नहीं, अब पाकिस्तान वाला कब्जा कर रहा है और लगभग 30% भाग कब्जा कर लिया और यहाँ का कुछ जो भी अपना देश है उसे वर्चस्व पे कुछ चल नहीं रहा है, पूरा पाकिस्तान के हाथों में जा रहा है। तो राजा हरि सिंह क्या किए कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हरि सिंह ने भाग करके आए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, महाराज बचा लीजिए महाराज। बोला क्या हुआ भाई? तो पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, मेरे पर कब्जा कर रहा है, नहीं आप मेरे को अपने में मिला लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले अच्छा। तो उसमें सरदार पटेल थे, बोले कि सब पटेल जी थोड़ा देखिए, तो सरदार पटेल वो रहने नहीं, छोड़ दीजिए इसको मरने दीजिए। बहुत बोल रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे, जाओ बना लो, जाओ कोई जरूरत नहीं, जाओ तो बना लो प्रांत। हाँ नहीं महाराज बचा लो, मेरे पर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। लेकिन जानते हैं कि भारत एक ऐसा ही दयालु देश है कि बोला कि ठीक है मिला लेंगे, लेकिन एक बात है, मिला लेंगे लेकिन एक बात है। क्या बात है भाई? कि तुम एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कि हम एक भारत में विलय होना चाहते हैं। आज हम मान के जबरदस्ती तुमको मिला दे और फिर बोले कि नहीं हम अपना अलगे बनाएंगे, तो क्या होगा? तो सरदार पटेल ने बोले कि तो विलय पत्र पर सिग्नेचर कर। कौन विलय पत्र पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर कर। तो बोला ये हरि सिंह ठीक है। हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया और सिग्नेचर करके और दे दिया। तो फिर भारत द्वारा इसको जो पूरा क्षेत्र को यहाँ तक कब्जा कर ही लिया था, आगे ना बढ़े इसके लिए आर्मी को भेजी गई। उसमें नया नया देशी बना था, नया नया सेनाई थी। तो देखिए राजा हरि सिंह के रिक्वेस्ट करने पर विलय पत्र सिग्नेचर किए कि नहीं लास्ट में भारत मिल जाते हैं। लेकिन एक बात बोला था, बोलेंगे लेकिन हमारा संविधान जो है वो अलग ही रहेगा, भले आप मिलेंगे ना संविधान, ऐसा बोला था उसने। तो उसको बात मान करके और अपने में विलय कर लिया, और विलय करके और इंडियन आर्मी को यहाँ पर भेजा गया कि जा भाई वहां समेट ले। इंडियन आर्मी गए तो उस समय वहां के जो ब्रिगेडियर थे उनका नाम था उस्मानिया, ब्रिगेडियर उस्मानिया को भेजा गया। किसको? उस्मानिया, उस्मानिया ये कौन थे? ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर उस्मानिया के नेतृत्व में, ब्रिगेडियर उस्मानिया के नेतृत्व में यहाँ पे जम्मू कश्मीर जा करके वहाँ बहुत ही सेना ने आशा प्रभावी किया और जा करके वहाँ के जो भी आक्रमण था उसको रोक दिया और अपने कंट्रोल में ला दिया। लेकिन जो ये आक्रमण कर लिया था ये लोग, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से गलती हो गई थी, जो कि आज तक हम लोग इसका भुगत रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं ना
पाकिस्तान पीओके मुद्दा भारत बोलता है कि मेरी है, पाकिस्तान बोलता है कि मेरी, इसके पूरा लड़ाई होता था। आज मैं समझा रहा हूं कि ओरिजिनल मुद्दा क्या है। तो दोस्त, जब पाकिस्तान वाला इतना पर 30% भाग आक्रमण कर लिया था उस समय तो ये जब पूरा आक्रमण करते रहा था तो भारतीय सेना ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन आक्रमण क्षेत्र को बोला कि नहीं ये मेरा है, तो ये बोलता है कि मेरा है, लेकिन भारत ने उसको मिलाना चाहा कि नहीं मेरा है। लेकिन भारत ने ये बलपूर्वक कोशिश नहीं किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू से गलती हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बोले कि भाई ये तो पाकिस्तान के भी है बोल रहा है, भारत भी बोल रहा है, यानी यह एक इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में भेज दिए। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिए कि नहीं हम यूएनओ भेज देते हैं, यूएन ने जो बोलेगा वो हम करेंगे, या बोलेगा तो यहाँ वहां तक यहाँ। यदि यही मुद्दा यूएनओ में नहीं गया होता तो आज तक भारत और जो पीओके के साथ जो आप लफड़ा देख रहे हैं नहीं होता, या कहिए भारत सड़क करके अपना मुट्ठी में ले लेता, और नहीं तो मोदी जी है ना इतना ताकतवर कि बहुत पहले इसको अपना मुट्ठी में ले लेते। लेकिन मोदी जी भी मजबूर है भाई, कि कहा जाता है ना कि जाता है कि कितनों भी आप शक्तिशाली हैं, कितनों भी शक्तिशाली हैं, लेकिन अब कोर्ट के मुद्दा चल गया ना तो जब तक कोर्ट नहीं कहेगा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और भारत का शक्तिशाली है लेकिन यूएनओ में मुद्दा चला गया है, तो यूएनओ जब तक क्लियर नहीं बोलेगा तो जबरदस्ती नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि यूएनओ के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। और भारत भी चाहता है कि यूएनओ का अस्थायी सदस्य बने, मेरे को वीटो पावर मिल जाए। कब मिलेगा? जब यूएनओ का बात मानिएगा तब। और अभी आप जबरदस्ती मिलाइएगा यूएनओ फॉलो न करके, तो क्या भारत की वीटो पावर मिलेगी? नहीं देगा। भारत के अस्थायी सदस्य बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए भारत चुपचाप है कि कोरोना अस्थायी सदस्य बन जाए, वीटो पावर दे दे, फिर तो लोग इतना भगा भगा के मारेंगे ना कि लोग जिंदगी भर याद रखेगा। तो वही मतलब मैटर चला गया यूएनओ में, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू से गलती हो गया है। अब नहीं यूएनओ में मुद्दा भेजे होते ना तो कभी हमारा पीओके मेरा हो जाता। ये मेन फंडा यही है यहाँ का। तो पूरा समझ में आ गया कि आखिर देशी रियासत को मिलाने में हमारा भारत के लोग का योगदान क्या रहा, भारत कैसे कितनों टुकड़ा बढ़ गया। 552 में जो 3 गुना टॉकिंग कर रहे थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, कैसे भारत को मिलाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा विलय जो भारत विलय के जो भी योगदान रहा, 3 आने बहुत साथ दिए थे। सबसे पहला बना था सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी बहुत सहयोग दिया था इस भारत को विलय कराने में। तो भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का। और साथ में प्रधानमंत्री तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कर ही रहे थे। तो समझ गए पूरा फंडा क्या हुआ, क्यों पीओके के लिए झगड़ा होता है। समझ गए, क्लियर यहाँ तक मुद्दा होगा कि पीओके के लिए क्यों झगड़ा होता है। पाकिस्तान बोलता है कि मेरा है, भारत बोलता है कि मेरा है, लेकिन क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पीओके के जो भी मैटर है ये मुद्दा यूएनओ में चला गया है। इसलिए जब यूएनओ यहाँ से क्लियर नहीं करेगा तब तक अपना जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देख इंतजार है कि कब भारत सदस्य बन जाए, यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन जाए, और कब वीटो पावर मिल जाए। जैसे ही मिल जाएगा तो खदेड़ के मारेगा। देखिए कैसे एक दिन मोदी जी रह गए ना तो पक्का अस्थायी सदस्य बनेगा, वीटो पावर लेकर आएंगे, और रहेंगे तो ना जो हालत जो दिखाएंगे ना पाकिस्तान वालों को कि जिंदगी भर याद करेंगे। तो चलिए रहा हमारा पीओके के भारत का मुद्दा, कैसे देशी रियासत एक में मिली, कैसे क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान को लेकर अलग हुआ, पूरा बात आपको बता दिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। दोस्त, किसी को कोई कंफ्यूजन हो नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। दोस्तों, ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े। और अगला हमारा चैप्टर होगा संघ और राज्यवाद नागरिकता। कल जो करेंगे नागरिकता एक बार आप पढ़ लीजिएगा और आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक जय हिंद। ओके दोस्तों।